इस दुनिया में ना ही कुछ मुश्किल होता है, ना ही कुछ आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो कोई मान लेता है कि उसके लिए मुश्किल है, तो उसके लिए मुश्किल है। लेकिन जो कोई मान लेता है उसके लिए आसान है, तो उसके लिए सब आसान है। तो इसी टैगलाइन के साथ मैं सोनिया, सिलेक्टेड नर्सिंग ऑफिसर इन नॉर्सेट 2021, जो मुझे हॉस्पिटल अलॉट हुआ है, वो मुझे सफदरजंग हॉस्पिटल अलॉट हुआ है। तो गाइज़, मैं 2019 की पास आउट हूँ और जो मैंने अपना फर्स्ट नोट सेट दिया था वो 2020 में दिया था। 2020 में जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें मैं क्वालिफाइड थी, बट मुझे कोई भी एम्स अलॉट नहीं हुआ था। उस टाइम मैं काफ़ी टूट गई थी, क्योंकि मेरे को लगा कि मैंने 1 साल पूरा पढ़ाई की है और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए। मेरे अंदर काफ़ी डाउट थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था 2020 में, तो मैंने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई, अपना एक प्लान बनाया और मैंने मन में सोच लिया था कि मैं इस बार 2020 में अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो 2021 में मैं अपना सिलेक्शन लेकर दिखाऊंगी। तो ये चीज़ मैंने अपना कॉन्फिडेंस, ओवरऑल अपना जितना भी स्टडी टाइम था मैंने बना के रखा और ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मेरे काम आया। तो गाइज़, ये वीडियो उन सब नर्सिंग एस्पिरेंट के लिए ख़ास होने वाली है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या उन्हें बहुत से डाउट होंगे कि हमें कौन सी बुक कब पढ़नी चाहिए, किस में से कौन सा कंटेंट लेना चाहिए। तो ऑल नर्सिंग ऑफिसर्स, आज मैं आपको इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जब मैं एग्ज़ाम के लिए या फिर नोटसेट के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, तो मुझे उस समय किस किस तरह की परेशानी आई थी, किस किस तरह की मुझे प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने अपनी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया था, तो मैं आपको ये सब इस वीडियो में बताऊंगी। आई होप आप इस वीडियो को देखें और आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिले। तो हमें पढ़ने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे इस चीज़ का पता नहीं था कि किस सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो मैंने कहीं न कहीं ये चीज़ें अपने सीनियर से पूछी, कहीं अपने फ्रेंड से पूछी कि किस सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो मैंने एक पेपर लिया और उस पे मैंने जितने भी सब्जेक्ट हैं, हमारे 5 जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, हमारे नर्सिंग के 5 सब्जेक्ट, मैंने उनको एक लिस्ट में लिखा। और मैंने जैसे एमएसएन के सिस्टम है, तो मैंने ऐसा एमएसएन के सिस्टम अच्छे से लिखे और उनका सिस्टम वाइज उनका वेटेज लिखा कि कौन सा सिस्टम कितने मार्क्स का है। तो मैंने उस तरीके से एमएसएन के सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट किया। तो ये सब सिस्टम की एक प्रिपरेशन, एक लिस्ट बनाई मैंने। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज समझ आती है। एक तो होती है हमारी इजी लैंग्वेज, जो हमें, आपको भी पता है, जो छोटी बुक होती है उसमें इजी लैंग्वेज हमें मिल जाती है। एक होती है बड़ी बुक जिसमें लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होती है, जैसे हमारी एनक्लेक्स बुक है, उसमें लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, वो हम सबको ही लगती है। अगर हम जब एनक्लेक्स को हम सबसे पहले पढ़ते हैं तो उसकी लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है, तो हमें एक बार में पढ़ने से समझ आती नहीं है। फिर हमारी कहीं ना कहीं एक बुक और है, मोस्टली। मोस्टली में भी लैंग्वेज काफ़ी हार्ड है, बट जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें डायरेक्ट एक हार्ड लैंग्वेज पे नहीं जाना होता है, डायरेक्ट हमें एक हार्ड लैंग्वेज को पढ़ना नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम इजी लैंग्वेज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने सबसे पहले जो बुक प्रेफर की थी वो मैंने की थी प्रीति अग्रवाल और पी आर यादव। पी आर यादव बेस्ट बुक है जिनका बेस बिल्ड नहीं है। तो सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो अपना बेस बिल्ड करें, और बेस बिल्ड करने के बाद आप एक हार्ड लैंग्वेज की बुक पे जा सकते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी पी आर यादव बुक को अच्छे से पढ़ा, उसमें से अपना बेस क्लियर किया, उसके अच्छे से नोट्स बनाए, और मैंने अपने जो रजिस्टर्स है वो अपने फेयर रजिस्टर लगाए और इतने अच्छे से मैंने उसमें नोट्स प्रिपेयर किए। उसके बाद मैं जैसे जैसे मैं प्रीति अग्रवाल पढ़ती रही तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मेरा बेस क्लियर हो गया है, तो मुझे एक हार्ड लैंग्वेज की बुक पे जाना चाहिए जो हमें सजेस्ट करते हैं, जैसे एनक्लेक्स बुक है या फिर मोसबी बुक है। तो मैंने इन सब को पढ़ना स्टार्ट किया। एनक्लेक्स की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी हार्ड लैंग्वेज है, जिसका बेस नोट्स प्रिपेयर हुए और मैंने पी आर यादव को अच्छे से पढ़ा, मेरा बेस बिल्ड हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं एनक्लेक्स बुक पढ़ूंगी। तो मैंने पी आर यादव के बाद अपनी एनक्लेक्स बुक पढ़ी और उसके बाद मैंने एनक्लेक्स में जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने उनको सोल्व करना स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एनक्लेक्स में ऐसी है, जैसे हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं लेकिन हमें लगता है कि
इस क्वेश्चन का रैशनल है या फिर इस क्वेश्चन का कोई आंसर है, वो है ही नहीं। बट जैसे हम धीरे धीरे एनक्लेक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके एनक्लेक्स के क्वेश्चन हमें कम से कम 3 या 4 बार एक बार में पढ़ने हैं, तभी हमें क्वेश्चन समझ आता है। या फिर एनक्लेक्स का पढ़ने का फ़ायदा तभी है जब हमारी थ्योरी अच्छी है और थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा अच्छे से हमने कर रखा है। तो फिर जैसे ही मेरी एनक्लेक्स कंप्लीट हुई, तो 5-6 महीने मैंने अपना अच्छे से थ्योरी कंप्लीट किया। मैं साथ साथ डेली क्वेश्चन भी करती थी। तो अब बात आती है कहीं ना कहीं कि हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। क्वेश्चन हमें कैसे सोल्व करने हैं? क्वेश्चन देखिए, जैसे हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम्स हैं, जैसे हमारा कोई भी एग्ज़ाम अगर आता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि नोसेट है। नोसेट के हमारे प्रीवियस पेपर जो है हमें मिल जाते हैं, जो हमारी टारगेट हाई बुक है उसमें हमें क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, या आपने कहीं देखा होगा नेट से पीडीएफ वगैरह मिल जाती है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दूसरी बात होती है कि हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं। आप डेली क्वेश्चन करें, जो प्रीवियस पेपर है आपको वो डेली करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको डेली एक पेपर करना है। अगर आप डेली पेपर नहीं करेंगे तो उसका एक नुकसान ये है कि आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, या फिर हमें किस क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा, किस क्वेश्चन में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और जैसे ही हमने देखा कि, या फिर हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए, तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर हमें लगता है कि बहुत सालों से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो हम उस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसी तरीके से मैं आपको बोलूँगी, जैसे आप 200 क्वेश्चन डेली करें। तो बात कहीं ना कहीं मैंने आपको बताई कि मैंने क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया। अगर मुझे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में डाउट आता था तो मैं अपने टीचर्स वगैरह से पूछती थी जहाँ से मैंने कोचिंग ली है। तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैंने कोचिंग कहाँ से ली है। मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली है, शिवांगी नर्सिंग एकेडमी जोधपुर। मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली है और मुझे कोचिंग से बहुत बेनिफिट मिला है। क्योंकि कोचिंग लेने का मैं आपको एक फ़ायदा बताती हूँ क्या है, जो मुझे लगा कि बेनिफिट है। कुछ चीज़ें बुक में होती हैं, वो प्रिंटेड होती है। ये चीज़ अच्छी लगी काफ़ी, क्योंकि हमारे कोचिंग में जो हमारे रिस्पेक्टिव टीचर्स होते हैं वो हमें स्टैंडर्ड डाटा देते हैं। जैसे कुछ लैब वैल्यूज़ होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, बट जो बुक होती हैं उसमें वही चीज़ प्रिंटेड रहती है। तो कहीं ना कहीं हमारा एक नेगेटिव पॉइंट वहाँ भी रह जाता है, क्योंकि हम वही चीज़ पढ़ते हैं जो बुक में पहले से ही प्रिंट होती है। तो मुझे ये चीज़ कहीं ना कहीं सही लगी। तो कहीं ना कहीं अब फिर बात आती है कि कुछ लैब वैल्यूज़ जो हमारे नर्सिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैब वैल्यू के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। एक नहीं तो 2 या 3 क्वेश्चन तो आते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ फेस की है। उस टाइम मैं लैब वैल्यू नहीं याद रखती थी, क्योंकि मुझे याद ही नहीं होती थी। बट मैंने एक सोचा कि जहाँ मैं पढ़ती हूँ अपनी स्टडी टेबल के सामने, मैं वहाँ पे एक चार्ट चिपकाया मैंने, और चार्ट में मैंने वो सारी लैब वैल्यू लिखी, ताकि अगर मैं कहीं जा रही हूँ या फिर मैं अपने रूम में एंटर कर रही हूँ, एटलीस्ट मैं उस पर कहीं ना कहीं नज़र डालती रहूँ, तो मुझे वो लैब वैल्यू अच्छे से याद रहे। तो मुझे ये चार्ट चिपकाने का या चार्ट पेस्ट करने का तरीका कहीं ना कहीं मेरे काम आया, और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा कि एटलीस्ट लैब वैल्यू में हमारा कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट ना जाए। तो अब जो मैं बोलूँगी मैंने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से किए हैं। मैंने जो पी.आर. यादव की बुक है क्वेश्चन वाली, मैं उससे डेली 200 क्वेश्चन करती थी। और जैसे एनक्लेक्स बुक है या मोसिक बुक है, उन बुक के क्वेश्चन मैंने जब एग्ज़ाम के 2 महीने रह गए थे तब मैंने उठाया था। क्योंकि पी.आर. यादव एक ईजी लैंग्वेज बुक है, उसको पढ़ने से हम बेस बिल्ड तो होगा ही होगा, बट उसमें एक चीज़ है, उसमें जो मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि उसमें लैंग्वेज इतनी ज़्यादा इजी है, जिसका बेस थोड़ा बहुत भी नहीं है बिल्ड, तो वो इसी उसको पढ़ सकता है। उसका लैंग्वेज इतनी इजी है। तो फिर मैं कहीं ना कहीं, अगर बात आती है एनक्लेक्स और मोसिक बुक जो काफ़ी टफ लैंग्वेज है उसकी, तो वो बुक मैंने जैसे ही 5 या 6 महीने मेरे ख़त्म हुए, तो मैंने 5-6 महीने में अपना सिलेबस ख़त्म किया। मैं साथ साथ रिवीजन करती रही, और रिवीजन करने के साथ साथ मैं डेली 200 क्वेश्चन सोल्व करती थी पी.आर. यादव के। और 200 क्वेश्चन मैं सोल्व करती थी जो हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम्स पेपर होते हैं, जैसे ईएसआई वगैरह है, नोसेट है, या फिर पीजीआईएमएल के क्वेश्चन है, मैं सोल्व करती थी। उससे मुझे एक चीज़ काफ़ी
हद से अच्छी लगी कि मुझे ये चीज़ समझ आ गई थी कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे भी काफ़ी बेनिफिट हुआ प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर करने से। फिर बात आती है, जैसे हमने क्वेश्चन की बुक हमने सेलेक्ट की कि हमें किस टाइम पे कौन से क्वेश्चन करने हैं, लेकिन क्वेश्चन करने का एक तरीका मैंने सोचा और मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो मैंने क्वेश्चन जो है इस तरीके से किए, जैसे ही मैंने बुक उठाई और जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया। जैसे ही मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैंने उस क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ा। जैसे ही 2 या 3 बार मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ा तो मुझे कहीं न कहीं ये चीज़ लगी कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है कहीं, या फिर मैंने ये लैंग्वेज कहीं न कहीं पढ़ी हुई है। तो मेरे माइंड में कहीं न कहीं ये चीज़ आई कि इसका आंसर ये होना चाहिए। बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सबसे पहले रैशनल जो है उसका दिमाग में लाई मैं। तो फिर कहीं न कहीं बात आती है कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए? तो मैंने सबसे पहले एक ईज़ी लैंग्वेज की बुक उठाई जो मुझे अच्छे से समझ आ जाए। मैंने एक पेपर लिया, मैंने क्वेश्चन को 3 या 4 बार पढ़ा। अगर मुझे क्वेश्चन समझ आ गया है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैंने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा। जैसे ही मैंने क्वेश्चन दोबारा पढ़ा तो मुझे कहीं न कहीं माइंड में ऐसा लगा कि ये चीज़ मैंने पढ़ी हुई है, तो मेरा दिमाग में कहीं न कहीं उसका रैशनल आया। तो मैंने उस चीज़ को ना ध्यान देके मैंने सबसे पहले उसके ऑप्शंस को पढ़ा। सबसे पहले मैंने जैसे ही वो ऑप्शन पढ़े 4, तो मुझे ऑप्शन ऑप्शन को जैसे ही मैंने क्वेश्चन से रिलेट किया, तो मुझे कहीं न कहीं ये चीज़ समझ आई कि जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, तो मुझे मेरा जो ध्यान है सबसे पहले आंसर पे जा रहा है। तो मैंने सबसे पहले अपना कोई हाथ या फिर मैंने कोई पेपर से उन क्वेश्चन के आंसर को कवर किया, फिर मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ा और फिर मैंने अपने दिमाग में सोचा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो फिर कहीं न कहीं बात आती है कि हमें अपना सिलेबस किस टाइम तक कंप्लीट कवर कर लेना चाहिए। तो मैंने 5 या 6 महीने में अपना पूरा सिलेबस कर लिया और जैसे नॉर्सेट के 2 महीने बचे, तो मैंने जितना भी सिलेबस मैंने कवर किया, मैंने उस सिलेबस को अच्छे से रिवाइज़ करना स्टार्ट किया। तो 2 महीने एटलीस्ट मुझे लगे अपना सारा सिलेबस कवर करने के लिए। तो मैंने अपना सारा सिलेबस 2 महीने में अच्छे से रिवाइज़ किया, अच्छे से मैं उन चीज़ों को पढ़ती रही। जैसे ही मैं पढ़ती रहती थी, तो मैं एक हाइलाइटर रखती थी अपने साथ, जो मुझे लगा कि ये अगर इम्पोर्टेंट लाइन है, तो मैं उसे हाइलाइट कर देती थी। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम नियर आता है, हमारे पास सिर्फ 1 महीना बच जाता है, तो हम जो हमने हाइलाइट किया है, हम सबसे ज़्यादा फ़ोकस उसी चीज़ पे। तो जैसे ही एग्ज़ाम नियर आता है, तो हमें कहीं न कहीं एक चीज़ भी रहती है कि हम इतना सारा सिलेबस कैसे याद रखेंगे, हमें इतना सारा सिलेबस एग्ज़ाम में कैसे याद रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी-सी ट्रिक बता सकती हूँ, ये चीज़ मैंने भी की थी, क्योंकि एमएसएन में बहुत सारे साइन एंड सिम्पटम ऐसे हैं, बहुत सारे लैब इन्वेस्टिगेशंस ऐसी हैं, जो हमें याद नहीं रहती हैं। तो आप एक छोटी-सी बुक भी बना सकते हैं, जिसमें आप सिस्टम वाइज़ आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे याद नहीं रहेगी, तो आप वो उस बुक में लिख सकते हैं। क्योंकि हम कोई भी अगर नई चीज़ पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है कि हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी है, क्या हमें याद रहेगी या नहीं रहेगी। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि एग्ज़ाम जैसे ही नियर हो, आप नई चीज़ कुछ ना पढ़ें। आपने जो पहले पढ़ रखा है उसी चीज़ को रिवीज़न करते रहें। तो फिर कहीं न कहीं बात आती है, अगर हमारे नर्सिंग सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो हमें जो हमारे अदर जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ्स है, रीज़निंग है, जीके है, ये हमें किस टाइम पढ़ने हैं। तो मैं आपको, जैसे मैंने पढ़ा है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने मैथ्स और रीज़निंग स्टार्टिंग से ही किया था। कैसे? मैं एक टॉपिक कोई भी मैथ्स या रीज़निंग का लेती थी और उसको डेली पढ़ती थी। डेली में 1 घंटा मैथ या रीज़निंग को, एक भी कोई भी टॉपिक लेती थी, उसको मैं पढ़ती थी। मैथ्स रीजनिंग आपको पता है हमें पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग और जीके जो है हमारी 20 नंबर की आती है और एग्ज़ाम में तो पॉइंट नंबर भी इतना मैटर करता है। तो हमें मैथ और रीजनिंग जीके नहीं छोड़नी है, तो हमें वो भी लगातार करती रहनी है, ताकि हमें एक कॉन्फिडेंस बना रहे कि हमारे नर्सिंग सब्जेक्ट तो अच्छे से हो रखे हैं और हमारा ये मैथ्स रीजनिंग जीके सब है ये भी हो जाए। तो इतना सारा सब पढ़ने के बाद फिर आती है हमारे पास एग्ज़ाम की, और हमारा एग्ज़ाम डे आता है। तो एग्ज़ाम डे में आपको क्या करना है? एग्ज़ाम डे में आपको उससे 1 नाइट पहले नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका माइंड अच्छे से रिलैक्स होना चाहिए। आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेके एग्ज़ाम में जाना है। जैसे ही आप नींद अच्छे से लेंगे, आपका माइंड फ्रेश होगा, और आपका माइंड फ्रेश होगा तो आपका माइंड
जल्दी से वो चीज़ें रिमेंबर कर पाएगा। तो ऑल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, इतनी सब बातें बताने के बाद, इतना सब मैंने जो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और आपको मेरी इस वीडियो से बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो प्रिपरेशन करता है वही अपना एक्सपीरियंस बता सकता है कि उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, उसने अपनी प्रॉब्लम को कैसे कैसे सोल्व किया है। तो ऑल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि अगर इस वीडियो से अगर हमें कोई बेनिफिट होता है तो हम चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स को भी बेनिफिट हो, क्योंकि जो प्रिपरेशन करता है उस एक एस्पिरेंट को पता है कि उसे किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो आप ये वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, अगर आपको नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं कमेंट को पढ़ के आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी।